So hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. चलिए तो ज़्यादा बकबक ना करते हुए ब्लीडेड हार्ट का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे सवाल थे पर जवाब किसी के पास नहीं था। सिचुएशन और ज़्यादा उलझती चली जा रही थी। वक्त गुजर रहा था और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था हिम्मत टूट रही थी। वांग जी, लैन सिचैन, लान कुरेन और बाओ से सरेन सभी उस कोल्ड पॉन्ड पे लगभग आधे महीने से बैठे हुए थे। कभी लान वांग जी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देता, कभी लैन सिचैन, कभी लान कुरेन और बाओ से सरेन। बार बार लगातार उस स्पिरिचुअल एनर्जी को दिया जा रहा था। आज वींग को बेहोश हुए लगभग 1 महीने का समय हो चुका है। वांग जी को होश में आए हुए आधा महीने से ज़्यादा हो गया है। वांग जी हर रोज़ वींग के पास बैठकर बात करने की कोशिश करता था, उसे देखता था अपनी असहाय आंखों से, और जब अकेला होता था तो ऐसा लगता था जैसे वींग की परछाई आकर उससे बात कर रही है। पर आंखें खोलने पर सब कुछ वीरान था, बंजर था, और सच्चाई जो थी वो वांग जी देखना नहीं चाहता था। हर वक्त के साथ बोझ बढ़ता चला जा रहा था, भार और ज्यादा बढ़ रहा था, सीना बहुत भारी हो गया था, आंखें भी रो रो कर लगभग खाली हो चुकी थी, पर दुख कम ही नहीं हो रहा था। लान कुरेन और लैन सिचैन दोनों दूर खड़े होकर लान वांग जी को देख रहे थे। इस वक्त बाओ से सरेन और लान वांग जी दोनों ही वींग को स्पिरिचुअल एनर्जी देने की कोशिश कर रहे थे। बारी बारी से ये लोग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी पास करते थे ताकि बहुत हद तक कोई वीक ना हो जाए। पर जब से लान वांग जी ने अपने होश को थोड़ा सा कायम किया है, तब से उसने जिद ठान ली है, या यूं कहो सांस लेने का एक जरिया बना लिया है, जब तक वो वींग को एनर्जी देता रहता है, जब तक कि उसकी जान पर ना बनाए। हर इंसान उसे मना कर परेशान आ चुका है, पर लान वांग जी ने तो पूरी तरीके से अपने आप को इस चीज़ में झोंक दिया है। वो लगातार दिन रात वींग को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देता रहता है। वो सांस तक अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को पास करता है, उस सांस तक जहाँ तक उसे लगे कि हाँ अब इसके आगे वो नहीं कर पाएगा। बहुत मुश्किल से लैन सिचैन और लैन कुरेन उसे पीछे हटाते हैं और उसकी जगह लेने की कोशिश करते हैं। समझ नहीं आ रहा ये अल्फा इतना ज़्यादा जिद्दी क्यों है, पर वांग जी ऐसा ही है शुरुआत से, और अब उसने ये नई जिद पकड़ी है। शायद खुद को जिंदा रखने के लिए उसने ये रास्ता निकाला है। इस बहाने उसे ऐसा लगता है कि वो वींग के करीब रह सकेगा, अपने बच्चे को, अपने वींग को प्रोटेक्ट कर सकेगा। लान कुरेन ने साय करते हुए कहा, सिचैन हमें कुछ करना होगा, वरना वींग के साथ साथ हम लान वांग जी को भी खो देंगे। सिचैन ने अपनी आंखों को नीचे करते हुए कहा, अंकल हम क्या कर सकते हैं? वांग जी को समझाना लगभग नामुमकिन है, और अब बात तो वींग के ऊपर आ गई है। आपको लगता है वो हमारी सुनेगा? लैन कुरेन ने आगे बढ़ते हुए कहा, नहीं सुनेगा तो क्या, हमें इसे इस तरीके से खुद को बर्बाद नहीं करने देना है। इसके बाद भी जिंदगी है और उस जिंदगी को लान वांग जी को संभालना होगा। लैन सिचैन ने कहा, आपका मतलब क्या है अंकल? लैन कुरेन ने कहा, मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं खुद क्या महसूस कर रहा हूँ मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता था कि वक्त मेरे सामने लाकर ऐसी सिचुएशन खड़ी कर देगा। इस चीज़ का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं कितना ज़्यादा कसूरवार महसूस कर रहा हूँ खुद को, मैं कह नहीं सकता, पर मैं अपने बच्चों को इस तरीके से नहीं देख सकता। लान जिद्दी होते हैं ये मैं जानता हूँ, पर जिद इंसान को यहाँ तक पहुँचा दे तो ऐसी जिद का क्या फ़ायदा? लैन सिचैन ने अपने मन में कहा, अंकल जिद आपने ही तो की थी, और अगर आप जिद ना करते तो आज ये सब कुछ ना होता। पर वो ये चीज़ अभी लैन कुरेन से नहीं कह सकता था। वो खुद देख रहा था कि इस वक्त उनके अंकल कितनी ज़्यादा पछतावे की आग में जल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं लैन सिचैन सब देख रहा था। वो कितनी ज़्यादा परवाह कर रहे हैं वींग की, लान वांग जी की, कि वो भी बहुत हद तक लान वांग जी को सब कुछ दे देना चाहते हैं, वींग को सब कुछ दे देना चाहते हैं। उनके अंदर जितना है वो उतना पास करने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्या ये पूरा है? अब वो दोनों आगे बढ़कर लान वांग जी के करीब पहुंच चुके थे। लैन सिचैन देख सकता था कि वांग जी का पूरा चेहरा कितना ज़्यादा पीला पड़ा हुआ है। वो लगातार 4 दिन से बिना रुके बिना थके स्पिरिचुअल एनर्जी को पास कर रहा है, और अब इससे ज़्यादा अगर करेगा तो बेहोश हो जाएगा। लैन सिचैन ने लान वांग जी को लगभग झकझोरते हुए कहा, बस करो, मरना चाहते हो क्या?
लान कुरेन भी लानवांग जी को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे और उनकी कोशिश उस हद तक कामयाब हो गई जिस हद तक लानवांग जी ने लगभग अपनी सारी एनर्जी दे दी और वो उसका शरीर बेढाल होकर पीछे की तरफ लुढ़क गया। लैन शिचैन ने उसे सहारा देते हुए कहा, लानवांग जी, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या मरना चाहते हो? लानवांग जी ने अपनी आंसू भरी निगाहों को लैन शिचैन की तरफ करते हुए कहा, जिंदा भी कहाँ हूँ मैं। आप लोग समझ नहीं सकते कि मैं इस वक्त किस दुविधा में हूँ, मैं बता नहीं सकता। ये कहते हुए लानवांग जी वहाँ से उठा और अपने कदमों को आगे बढ़ाता हुआ जा चुका था। उसके कदम भारी थे, थके हुए थे, बेहाल थे और लैन शिचैन और लैन कुरेन बस उसे देख रहे थे। अब लैन कुरेन और लैन शिचैन दोनों वहाँ बैठ चुके थे। बाओ सरेन भी उठ गई थी। अब बारी उन दोनों की थी। बाओ सरेन के पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था। वो पहले ही जानती थी कि यह सब कुछ हो जाएगा। उन्होंने भविष्य देखा हो या ना देखा हो, पर अंदेशा उनके पास था। उनका तजुर्बा पहले ही उन्हें बता चुका था कि यही सारी स्थितियाँ उनके सामने आने वाली हैं। भविष्य का यही डर उनको शुरुआत से था और इसीलिए उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि वो वींग को रोक सकें। पर वींग तो वींग है। वो अगर किसी चीज़ की जिद पकड़ ले तो उसे भी कोई नहीं रोक सकता। दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ये लानवांग जी और ये वी वुशियान, दोनों जिद्दी कहेंगे। पर कहीं ना कहीं बाओ सरेन नाराज़ थी लानवांग जी से कि उसने ऐसा कदम उठाया, बींग को धोखा दिया। पर किस हद तक उनसे नाराज़ रह सकती थी। वो भी लानवांग जी की ऐसी हालत को देखकर दुख महसूस कर रही थी। जब से लेकर अब तक उन्होंने एक बार भी लानवांग जी से बात नहीं की, पर आज उन्होंने मन बनाया कि बात करनी चाहिए। बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, उन्हें ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। हम ही हैं जो उन्हें रास्ते पर लेकर आएंगे। और लानवांग जी के प्यार को सब जानते थे कि वो कितना ज़्यादा प्यार करता है वी वुशियान से। लानवांग जी अपनी जिंगशी में आ चुका था। जिंगशी आज भी खाली थी, अंधेरे में डूबी हुई थी, बिल्कुल लानवांग जी के दिल की तरह, उसके मन की तरह, उसकी आंखों की तरह। कितना लंबा समय गुजर गया होगा जब लानवांग जी ने इस जिंगशी के अंदर वी वुशियान का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा होगा। लानवांग जी का वो थका हुआ शरीर जाकर अपने उस नरम बिस्तर के ऊपर गिर जाता है, पर वो नरम बिस्तर भी वांग जी को सुकून नहीं दे पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क गए थे। जब भी थक कर वो जिंगशी में आता था तो उसके कानों में सिर्फ बींग की आवाज ही गूंजती रहती थी। लानवांग जी, देखो ना, लानवांग जी। वैसे तो उसे नींद आती नहीं थी, पर जब भी नींद आती थी तो वींग का मुस्कुराता हुआ चेहरा हर बार उसकी नींद में आता था। और फिर वो मुस्कुराता हुआ चेहरा कैसे रोनी सूरत में बदल जाता था और वींग के आंसू देखकर वांग जी चीख कर अपनी नींद से जाग जाता था। सोना भी बहुत मुश्किल था, खाना भी बहुत मुश्किल था, जीना बहुत मुश्किल था लानवांग जी के लिए। और इसीलिए वो बहुत खाली हो गया था, बहुत ज़्यादा खाली। वांग जी अपनी आंखें बंद करने ही वाला था कि अचानक से महसूस हुआ कि जिंगशी के दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। पहले तो वांग जी को लगा शायद उसका भ्रम होगा, लेकिन दस्तक और ज़्यादा तेज़ हो गई। तो वांग जी ने खुद को खड़े करते हुए अपनी उस वाइट गाउन को ठीक किया और अपने कदमों को आगे बढ़ाया। उसने कहा, कौन? बाहर से आवाज़ आती है। लानवांग जी, दरवाज़ा खोलो। एक पल के लिए वांग जी थोड़ा अचंभित हो गया था, यह आवाज़। पर वांग जी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने और कोई नहीं बल्कि बाओ सरेन खड़ी हुई थी। वांग जी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी नज़रों को बाओ सरेन की निगाहों से मिला सके, इसलिए उसने अपनी निगाहों को तुरंत झुका लिया और बो करते हुए ने रिस्पेक्टफुली जिंगशी के अंदर दाखिल होने का निमंत्रण देने के लिए कहा। वांग जी साइड से हट गया था और बाओ सरेन अब जिंगशी में दाखिल हो गई थी। चाहे जिंगशी कितनी भी खाली हो, कितनी भी अंधेरे में डूबी हो, पर जिंगशी के अंदर वो सैंडलवुड की खुशबू हमेशा मौजूद रहती है, जो बताती है कि यहाँ पर जो शख्स रहता है वो वाकई कितना प्योर है। और वो और कोई नहीं, हांगवांग जुन है। बाओ सरेन हांगवांग जुन की हालत को देख रही थी। उन्होंने अपनी निगाहों को ऊपर से नीचे तक किया। वांग जी थोड़ा सा झेंप गया था बाओ सरेन की ऐसी निगाहों को देखकर। उसने अपना सर झुकाते हुए कहा, माय लेडी, आप यहाँ? कुछ चाहिए आपको? बाओ सरेन ने कहा, माय लेडी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत बदल गए हो हांगवांग जुन? लानजान के पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था। उसने कहा, आई एम सॉरी मास्टर, बाओ सरेन ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है फॉर्मेलिटीज़ करने की। मैं जानती हूँ इतने लंबे समय तक उस रुआब में रहने के बाद किसी को अचानक से इस तरीके से बुलाना तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है। खैर, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? लानवांग जी ने बस सर हिलाया। इसके बाद दोनों आगे जा चुके थे और वहीं टेबल पर बैठ गए।
वांग जी ने बाओ सरेन को टी सर्व करते हुए कहा, मास्टर। बाओ सरेन ने वो टी का कप ले लिया था पर उसे पिया नहीं। वो बहुत देर तक उस टी के कप के साथ खेलती रही और वांग जी पेशेंटली वेट करता रहा कि वो क्या बात करने के लिए आई हैं। वांग जी तो अभी भी शॉक्ड था बाओ सरेन को यहाँ देखकर। उसे पता था कि ये विंग को कितना ज़्यादा प्यार करती है। विंग बिल्कुल उनके बच्चे की तरह है और लानवांग जी ने उनके बच्चे का क्या हाल कर दिया है। इसीलिए वो सब कुछ सहने के लिए तैयार था और वो सर झुकाकर वहाँ बैठा हुआ था। बहुत देर के बाद जब बाओ सरेन अपना मन बना चुकी थी तो उन्होंने लानवांग जी की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें पछतावा है? वांग जी के पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी निगाहों को उठाकर बाओ सरेन की तरफ देख सके, पर उसने नोट किया। बाओ सरेन ने कहा, तुम्हें पता है विंग मेरे लिए कितना मायने रखता है? लानवांग जी ने नोट किया। बाओ सरेन ने कहा, जब तुम्हारी ऐसी हालत थी, तुम मरने की कगार पर थे, तुम्हारे शरीर को उठाकर वो उस ब्यूरल माउंट में लेकर आया था। रो रहा था, तड़प रहा था, चीख रहा था। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उस वक्त उसकी क्या हालत थी। लानवांग जी ने अपने हाथों को कस लिया। उसकी पकड़ अपने कपड़ों पर टाइट हो चुकी थी। आंखों में आंसू बस बहने ही वाले थे और दिल खोखला हो चुका था। पर वो सुनना चाहता था कि आखिर उसके विंग ने क्या किया है जो उसे नहीं पता है। बाओ सरेन ने कहा, हाँ, पता नहीं प्यार क्या चीज है जो इंसान को इतना बर्बाद कर देती है, इतना अंधा कर देती है कि उसके बाद चाहे तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ आंसू ही हो, फिर भी तुम उस हद तक जाना चाहते हो अपने प्यार के लिए जिस हद के आगे जिंदगी सिर्फ बर्बाद है। तुम और विंग दोनों एक जैसे हो, जिद्दी और सिर्फ जिद्दी, और तुम अपनी जिद के आगे तुमने आज एक जिंदगी को दांव पर लगा दिया है। तुम सोच सकते हो कि क्या होगा भविष्य में, क्या होगा? अंदाजा है तुम्हें इस चीज का? बाओ सरेन के शब्द जितने ज्यादा कड़वे थे उतने ही ज्यादा सच थे। ये जवाब किसी के पास नहीं था, किसी के भी पास नहीं। बाओ सरेन ने खड़े होते हुए कहा, मैं तुमसे क्या कहूँ, तुम्हारे खुद के अंकल ऐसे हैं, उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तुम्हारे खुद के फादर ऐसे थे, उन्होंने भी जिद में आके सब कुछ किया। तुम्हारी खुद की मॉम को उस कॉटेज में कैद कर दिया, अपने प्यार को कैद कर दिया। तो मैं तुमसे क्या उम्मीद कर सकती हूँ? तुम भी तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलोगे ना। तुम भी अपने प्यार को बांध कर रखना चाहते थे, कैद करके रखना चाहते थे, इसीलिए तुमने वो सब कुछ किया। इसीलिए क्या ना हांगवांग जुन? बाओ सरेन ने घूर कर हांगवांग जुन की तरफ देखा। लानवांग जी के पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उसे खुद पता है कि हाँ, उसने इसीलिए ये सब कुछ किया। वो विंग को चाहता था, विंग को अपने पास रखना चाहता था, और जब विंग ने मना किया तो उसने ये कदम उठाया। मुझे पता था तुम जवाब नहीं दोगे, और जवाब दोगे भी क्या, क्योंकि सच मैं भी जानती हूँ और तुम भी। पर छोड़ो, जो बीत गया सो बीत गया, उसके बारे में क्या बात करनी। वो बहुत पागल है, बहुत ज़्यादा, और अब अपने पागलपन की हद को वो उस हद तक ले गया है कि खुद को बंद कर लिया है, खुद को कैद कर लिया है खुद ही के अंदर। अब बताओ, तुम उसे वहाँ से कैसे बाहर लेकर आ पाओगे? ला सकते हो उसे, बचा सकते हो उसे? जो कुछ तुमने किया है, क्या कर सकते हो उसके लिए? अब बाओ सरेन के सवाल जैसे ही लानवांग जी के कानों में गूंजे, उसने अपनी आंखों को उठाकर बाओ सरेन की तरफ देखा। वो खड़ा हुआ, बाओ सरेन के करीब पहुंचा। उसने कहा, मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस मेरा ओमेगा चाहिए, मुझे ओमेगा चाहिए, मेरा विंग मुझे वापस चाहिए। बाओ सरेन ने लगभग चकल करते हुए कहा, तुम यकीन नहीं मानोगे हांगवांग जुन। 16 साल पहले विंग ने भी सेम यही अल्फाज कहे थे। हर अल्फाज यही था, मुझे मेरा अल्फा चाहिए, मुझे मेरा प्यार चाहिए, मुझे मेरा लानजान चाहिए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। सिचुएशन कितनी बदल जाती है, आज किरदार बदल गए हैं पर परिस्थिति आज भी वही है। 16 साल पहले तुम्हारी जान पर आई थी और आज उसकी जान पर आई हुई है। मैं पहले भी असमंजस में थी और आज भी असमंजस में हूँ। पहले भी तड़पती हुई आंखें मेरी तरफ उम्मीद से देख रही थी कि मैं कोई रास्ता निकालूंगी, और आज भी तड़पती हुई आंखें मेरी तरफ उम्मीद से देख रही हैं कि मैं कोई रास्ता निकालूंगी। आखिर मैं क्या भगवान हूँ? कौन हूँ मैं भी एक इंसान हूँ। हाँ, इमॉर्टलिटी पा चुकी हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ मेरे बस में हो। नुकसान होगा और वो तुम दोनों को ही उठाना पड़ेगा। ऐसा जख्म होगा जिसके निशान जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेंगे। फैसला तुम्हारा है।
लानवांग जी ने कहा, आप प्लीज़ मुझे बताइए तो सही कि मैं क्या कर सकता हूँ। बाओ सरेन ने कहा, क्या खुद को खत्म कर सकते हो? लानवांग जी ने बिना अपनी पलकों को झपकाए सीधा जवाब दिया, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। बाओ सरेन कुछ पल के लिए लानवांग जी को देखती रही। उसकी आंखों में ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि अल्फा कितना सच्चा है। जब बाओ सरेन को यकीन हो गया कि लानवांग जी पीछे नहीं हटेगा तो बाओ सरेन ने अपनी निगाहों को झुका लिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे मरने से कुछ नहीं होगा। खैर, क्या तुम वीन की मौत को बर्दाश्त कर पाओगे? अब तो लानवांग जी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसकी आत्मा ही उसके निकल कर दूर जा चुकी हो। उसने तुरंत कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अगर वीन को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। बाओ सरेन ने कहा, तुम मर जाओगे, वो मर जाएगा, तो उस बच्चे का क्या होगा? क्या उसके बारे में सोचा है? जब वो इस दुनिया में अपनी आंखों को खोलेगा और अपने माँ बाप को ही अपने पास नहीं पाएगा, तब तुम क्या करोगे? इस जिम्मेदारी से पीछे हटना चाहते हो? लानवांग जी के पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था। वो क्या जवाब दे? वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं पीछे हट सकता, वो अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकता। वो एक मासूम जान है। वांग जी की आंखों से आंसू बह गए। वो कमज़ोर होकर ज़मीन पर गिर गया। उसके घुटने ज़मीन पर थे और आंखों में आंसू थे। बाओ सरेन भी उसके किनारे आकर बैठ गई। उसने कहा, कभी कभी गलतियाँ हमें बहुत दूर ले आती हैं। हांग वांगजुन, देखा तुम्हारी गलती आज तुम्हें कहाँ ले आई। लानवांग जी ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ये नहीं चाहता था, मैं बस वीन को चाहता था, बस। मैं क्या करूं, मुझे बताइए मैं क्या करूं। बाओ सरेन ने साय करते हुए कहा, हमें वीन को वापस लाना होगा, उसे जगाना होगा अपनी नींद से, उसे वापस इस दुनिया में लेके आना होगा। जहाँ उसने खुद को बंद कर लिया है वहाँ से आज़ाद करना होगा। यही एक रास्ता है लानवांग जी। लानवांग जी की आंखों से आंसू जैसे रुक गए थे। उसने उठाकर निगाहों को अपनी बाओ सरेन की तरफ किया। उसने कहा, मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ। बाओ सरेन ने कहा, हमें इंसेंस बर्नर के थ्रू उसके ड्रीम में जाना होगा, उसे वहाँ ढूंढना होगा, खोजना होगा, उसे मनाना होगा। और ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। तुम उसके मेट हो, तुम फेटेड मेट हो, जुड़े हुए हो एक दूसरे से। मुझे ये बताओ कि तुम अभी कैसा महसूस कर रहे हो। जैसे ही बाओ सरेन ने यह सवाल पूछा, लानवांग जी ने कहा, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ? बाओ सरेन ने कहा, तुम बहुत हद तक वीन के जज्बात को महसूस कर पा रहे होंगे। मुझे बताओ, तुम्हारे ओमेगा के जज्बात क्या है, क्या महसूस कर पा रहे हो? लानवांग जी ने कहा, खालीपन, ऐसा खालीपन जो मुझे खा रहा है। मैं चीखना चाहता हूँ पर चीख नहीं पा रहा हूँ। बहुत घुटन हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि धुंध में खो गया हूँ। बाओ सरेन ने अपना सर हिलाते हुए कहा, ये सब वीन के जज्बात हैं। लगता है उसकी सोल खो चुकी है। अंदर ही अंदर वो किस चीज़ से लड़ रहा है तुम्हें नहीं पता। उसने खुद को अपनी परतों में छुपा लिया है। तुम्हें उसकी सोल को ढूंढना होगा, उसके अंदर झांकना होगा, उसे जगाना होगा, उसे मनाना होगा कि वो यहाँ वापस आए। क्योंकि जब वो वापस आएगा तो देखेगा कि सिचुएशन क्या है। तुम्हें यकीन दिलाना होगा उसे कि इस वक्त तुम सबको उसकी ज़रूरत है, तुम्हारे बेबी को उसकी ज़रूरत है, तुम्हें उसकी ज़रूरत है। इसीलिए उसका यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। जब तुम उसे मना लोगे तो शायद वो अपनी आंखें खोल ले, तो हम कुछ कर पाएंगे। हमारा पहला काम यही है कि उसे होश में लेकर आया जाए। आसान नहीं होगा उसे ढूंढना और ना ही आसान होगा उसे मनाना। बहुत ज़िद्दी है। एक बार जो ठान लेता है वो ठान लेता है। पर जाकर उसे यकीन दिलाओ अपने प्यार का। 16 साल तक उसने इस प्यार को संभाल कर रखा था, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मजबूत बनो, सामना करो, वापस लेकर आओ अपने प्यार को, खींच कर लेकर आओ उसकी ज़िंदगी को यहाँ। जब होगा तुम्हारा प्यार साबित। जाओ हांग वांगजुन, देखते हैं तुम कितने काबिल हो। ये कहते हुए बाओ सरेन वहाँ से उठ चुकी थी। लानवांग जी ने कहा, मैं अपने वीन को वापस लेकर आकर रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे मेरी सांस का एक एक कतरा देना पड़े। मुझे बस बताइए कि मुझे करना क्या है। बाओ सरेन ने कहा, हम कल से शुरू करेंगे। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा, लानवांग जी ने अपनी उस रुआसी आवाज़ में कहा। बाओ सरेन ने कहा, कोशिश तो तुम कर लोगे, पर परेशानी ये नहीं है। लानवांग जी ने कहा, तो क्या परेशानी है? बाओ सरेन ने कहा, समय नहीं है हमारे पास, बहुत कम समय है। जैसे ही वींग अपने उस ड्रीम के अंदर 50 दिन का समय कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद उस तक पहुंचा नामुमकिन हो जाएगा।
तो हमारे पास सिर्फ 50 दिन हैं। इन 50 दिन के अंदर अगर तुम कामयाब हो जाते हो उसे मनाकर यहाँ वापस लाने के लिए, तो शायद कुछ हो सके, वरना भूल जाना सब कुछ कि हम कुछ भी कर पाएंगे। और जैसे जैसे दिन गुजरेंगे तुम उसके सपनों में और अंदर तक जाते जाओगे, बहुत तकलीफ होगी तुम्हें, आसान नहीं होगा। तुम भी वो दर्द महसूस करोगे जो वींग ने 16 साल तक महसूस करा। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इन 16 साल में उसे कितनी तकलीफ हुई है। तुम्हें पता है, जब तुम किसी और के करीब जाते थे तो उसे ऐसा महसूस होता था जैसे मान लो उसके शरीर के ऊपर सुइयां चुभाई जा रही हो, तकलीफ दी जा रही हो, चाबुक मारे जा रहे हो, ऐसा दर्द दिया जा रहा हो जिसका कोई तोड़ नहीं है, ऐसी प्यास हो जो बुझ नहीं सकती। ऐसा दर्द महसूस किया है उसने, और शायद बहुत हद तक अब तुम भी महसूस करोगे। महसूस कर पाओगे हांगवांगजुन? लानवांग जी की आंखों से आंसू बह गए। वो अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि उसका वींग कितनी तड़प में होगा, कितने दर्द में होगा। उसने अपना सर झुकाते हुए कहा, मैं सब कुछ कर लूंगा, बस मुझे मौका दीजिए। अगर मेरे पास ये मौका है कि मैं वींग को वापस लेकर आ सकूं तो मैं बस सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद बासु सरेन वहां से चली गई और हांगवांगजुन वहीं जिंगशी के किनारे पर बैठ गया। और इसके बाद शुरुआत होती है वींग तक पहुंचने की, उसे खोजने की। वांग जी दिन में वींग को स्पिरिचुअल एनर्जी पास करता और रात में उसे खोजने के लिए इंसेंस बर्नर के थ्रू उसके ड्रीम्स में जाने की कोशिश करता, उसकी सोल तक पहुंचने की कोशिश करता। आसान नहीं था, पहले 1 हफ्ते में तो लगभग नामुमकिन था। लानवांग जी बिल्कुल उसके किनारे तक भी नहीं पहुंच पाता था। वींग ने इतना स्ट्रॉन्ग सर्कल क्रिएट कर लिया था कि कोई उसके ड्रीम के आसपास भी नहीं आ सकता था। लानवांग जी ने बहुत कोशिश की और 1 हफ्ते बाद कहीं जाकर उसे थोड़ा सा एक्सेस मिल पाया था। बहुत मुश्किल होता था लानवांग जी के लिए, क्योंकि उसकी बॉडी ऑलरेडी बहुत वीक होती थी। वो अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट कर उन ड्रीम में जाने की कोशिश कर पाता था। 1 हफ्ते से 2 हफ्ते हुए, 2 हफ्ते से 4 हफ्ते, इस तरीके से पूरा 1 महीना और गुजर गया। लानवांग जी ने बहुत हद तक कोशिश कर ली थी, वो वींग के ड्रीम के अंदर पहुंच गया था। कितनी बार पुकारने की कोशिश की पर वींग का कोई सुराग उसे नहीं मिला। वो बहुत हार गया था, थक गया था, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटना चाहता था। वांग जी ने इस 1 महीने में महसूस किया कि वींग किस अंधेरे में रहा है। 16 साल तक उसने कैसा जिंदगी व्यतीत की है। खुद को अंधेरे में बंद कर लेना। लानवांग जी ने महसूस किया कि 16 साल तक वींग ऐसे ही रहा है जैसे कि वो 1 महीने में रह रहा है। जब वो 1 महीने में इतना परेशान आ गया तो वींग ने 16 साल कैसे गुजारे होंगे। आज 35वां दिन था वांग जी को इंसेंस बर्नर के थ्रू वींग के ड्रीम में पहुंचने का। वांग जी एक खाली मैदान में खड़ा हुआ था जिसके चारों तरफ अंधेरा था और वो बीच में असहाय सा खड़ा होकर हर दिशा में देख रहा था, आवाज लगा रहा था। आज उसका मन बहुत बेचैन था, बहुत हारा हुआ महसूस कर रहा था। आंखों से आंसू ना चाहते हुए भी बह रहे थे। एक खालीपन था जो और ज्यादा गहरा होता चला जा रहा था। वांग जी ने चीखते हुए कहा, वींग, 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 मुझे जवाब। पर हर बार उसी की आवाज उस तक लौट कर आ गई, जैसे आवाज गूंज रही हो। उस आवाज का कोई ठिकाना नहीं था। वो आवाज जैसे कहीं पहुंच ही नहीं पा रही, वहां पहुंच ही नहीं पा रही जहां उसका वींग है, जहां उसका प्यार है। वांग जी ने अपने घुटनों को जमीन पर टिका दिया, अपनी आंखों को आसमान में उठाया और चीखते हुए कहा, वींग, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है वींग, प्लीज वापस आ जाओ, वरना मैं मर जाऊंगा वींग। क्योंकि वांग जी जानता था उसके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। धीरे धीरे उसकी खुद की बॉडी बहुत कमजोर हो रही थी और वींग तो एक और ज्यादा डीप स्लीप में चला जा रहा था। अब उनके पास गिनती के दिन बचे थे और अगर ये दिन भी ऐसे ही गुजर गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। न जाने कितनी देर तक वांग जी वहां बैठकर रोता रहा, पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। पर जब उसे लगा कि जैसे अब आज भी वो खाली हाथ लौटेगा तो अचानक से एक हवा का झोंका उसके शरीर को छूकर गुजरा और कानों में वो आवाज आई जिसके लिए वो कब से तड़प रहा था। वो आवाज धीमी थी पर वांग जी उस आवाज को सुन सकता था, इस आवाज को सुन सकता था। उस आवाज ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, क्यों हर रोज आकर तुम ये तमाशा करते हो? थकते नहीं हो? तुम्हारी आवाज मुझे परेशान करती है, कम से कम मुझे यहाँ तो चैन से रहने दो हांगवांगजुन। माना वो आवाज बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी, पर वो आवाज उस सन्नाटे में गूंज गई थी, उस सन्नाटे में जहां लानवांग जी अधूरा हारा हुआ बैठा